नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, आज उन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 टेबल किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि 40 संशोधन से, और उसमें उस बिल को लाने का जो मंशा है, सरकार ये कहती है कि भाई एक रिफॉर्म हम ला रहे हैं जिसमें कि हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, उसमें 2 नॉन मुस्लिम महिलाएं भी आएंगी, उसको की कर रहे हैं। उसके बाद एक डीएम आएगा। डीएम जो है वो एक फाइनल आर्बिटर की तरह, जहां पर सारे इसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वक्फ बोर्ड के या वक्फ लैंड के, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स दी जाएंगी और बिल्कुल कोर्ट की तरह की सारी डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व करेगा। अब सरकार का ये कहना है कि ये अनाप शनाप जो लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, और मुसलमानों ने बहुत सारा लैंड ग्रैब कर लिया था, और बहुत सारी जमीन पर जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा था, उसके चलते बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और वक्फ बोर्ड में जो एक उनका जो वर्चस्व चलता था और बाहर का कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था, उसके चलते वो ये बिल ला रहे हैं। अब ऑपोजिशन जो है, पूरा इंडिया अलायंस ने इसका बिल का विरोध किया है, कहा है कि ये तो इसकी वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करने वाली बात है, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको खत्म करता है, और राइट टू फ्रीडम का भी एक तरीके से उल्लंघन है। कुछ विपक्षी पार्टीज ने कहा कि ये बिल ऐसा है कि केवल और केवल सरकार अब जमीन हथियाएगी और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को, जैसे अदानी और अंबानी या फिर यूसुफ लुलू जैसे लोगों को, और ये जमीन दे देगी। लेकिन बावजूद इस सब के, आज आप ये देखिए कि टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बिल को पारित कर देती। आज किसी भी वजह से उन्होंने ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल डाला है, अब उस पर कंसल्टेशन होगी। लेकिन इस बिल को आज समझने की इस समय कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, और जो अपोजिशन जो पॉइंट्स कह रहा है वो कितने सही है। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा है, और महमूद प्राचा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 2013 का जो अमेंडमेंट था, उसको लाने के पीछे महमूद प्राचा ही वो वकील थे जिन्होंने सारे उस अमेंडमेंट पे काम किया था। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और आपसे पहला सवाल यही है कि आप 2013 के अधिनियम पर भी आपने काम किया था, और आज जब 40 संशोधन इस बिल में लाकर सरकार इस बिल को पेश कर रही है लोकसभा में, तो आप ये क्या कहेंगे, इसके पीछे की मंशा क्या है? असली मंशा आपसे सुनना चाहते हैं कि सरकार करना क्या चाहती है। करना तो आपने बता ही दिया। अंबानी, अडानी, यूसुफ लुलू और उस जैसे जितने भी बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अलग अलग तरह की जमीनें हड़प रहे हैं, चाहे वो रेलवे की हो, डिफेंस की हो, या सरकारी जमीनें हो, पंचायत की हो, या किसी चीज की भी हो। वो अलग अलग तरीके से जमीनें हड़प रहे हैं और अपने अपने बड़े बड़े लैंड बैंक्स बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड का लैंड बैंक भी एक बड़ा लैंड बैंक है। तो अब सरकार को इसको कम्युनल एजेंडा बनाकर, जो उनका तरीका है, ही उन लोगों को आगे करके ये जमीनें भी हड़पने का एक बड़ा खेल शुरू कर सकते थे। हालांकि ये काम वो लोग पहले भी कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो मुस्लिम कम्युनिटी के ही मेंबर्स और अधिकारी हैं, उनके थ्रू कर रहे हैं। तो अब वो उसको बिल्कुल ही खुलेआम अपने आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये इसकी एक यही मंशा है। दूसरी, आपने एक बात बताई कि टीडीपी और जेडीयू ने इसे समर्थन दे दिया। अगर टीडीपी और जेडीयू इसको समर्थन ना देती तो सरकार तुरंत गिर ना जाती। तो लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये बिल जो है, सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाला। तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि टीडीपी, जेडीयू और उनके अन्य सहयोगी दल जो है वो इस चीज पे रिजर्वेशन रखते होंगे। लेकिन अगर वो सीधे सीधे मनाही कर देते तो सरकार गिर जाती, सरकार एकदम माइनॉरिटी में आ जाती। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन जो मंशा है वो वही है कि अंबानी, अडानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये जमीनें पूरी तरीके से बांट दी जाए, जैसे ट्राइबल जमीनें बांट दी जा रही हैं, जैसे दूसरे सरकारी उपकरण एक तरीके से अंबानी, अडानी वगैरह के और यूसुफ लुलू के हाथों में बेचे ही दिए जा रहे हैं। सारे एयरपोर्ट सरकार का, आप किरण रिजिजू का अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो रिफॉर्मिस्ट मेजर है, हम ये सुधार का काम कर रहे हैं, और मुसलमानों ने इतनी सारी जो अवैध जमीन जो कब्जा कर रखी है, उस जमीन को हम छुड़ाएंगे,
और मुसलमानों की हेल्प करेंगे। ये जो तमाम तरीके की दलीलें आ रही हैं सरकार की तरफ से, उनका ये कहना है कि देखिए मुसलमान महिलाएं नहीं थी, हम उनको लेकर आ रहे हैं, हम 2 नॉन मुस्लिम विमेन को भी लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? जो नॉन मुस्लिम विमेन का इंटरफेरेंस है वक्फ बोर्ड में, क्या ये गवारा होगा मुस्लिम कम्युनिटी को? और जिस तरीके की दलीलें सरकार दे रही है, ये उतना ही गवारा होगा जितना वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को डाल दिया जाए, ये उतना ही गवारा होगा जितना ये जो दूसरे श्राइन्स हैं, जितना ये हमारे तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी डाल दिया जाए, उतना ही गवारा होगा। और ये जायज बात है कि एक धार्मिक कार्य का और एक जो सोशल और रिलीजियस और ट्रेडिशनल जो कार्य एक कम्युनिटी करती है, वो उस कार्य को ही स्वयं करना चाहेगी, किसी बाहर के व्यक्ति को उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहे किया पसंद करेगी, क्योंकि उस बाहर के व्यक्ति को उस चीज की निटिग्रिटीज भी नहीं पता होंगी। तो ये, लेकिन सरकार तो है ही बेईमानी करने के लिए, और ये उतने ही अच्छे कानून ला रही है जैसे ये कानून लाई थी जो अग्निवीर का कानून है देश की सेना और सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए। लेकिन सारे विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि सरकार ने चाइना से के सामने एकदम घुटने टेक दिए और चाइना तो हमारी फौज के ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सारे विशेषज्ञ। जैसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज चाइना के लिए हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाइना को इकोनॉमिकली टक्कर दे रहे हैं, बल्कि जितनी पॉलिसीज आ रही हैं, और अभी लेटेस्ट रूल्स अमेंडमेंट्स हुए, मैं कल ही पढ़ रहा था अखबार में कि जो वीजाज मिलने वाले हैं चाइनीज इंजीनियर्स को, उसका भी रास्ता आसान कर दिया गया है। तो कभी ये चाइना को मदद की जा रही है या चाइना हमसे ट्रेड डेफिसिट में 80-20 का फायदा उठा रहा है? तो कह रही है सरकार कि हम चाइना के अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये सरकार की कथनी और करनी। इस बिल से महमूद, इस बिल से मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? मुसलमान ऑलरेडी माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, और आज ये बताया जा रहा है मुसलमानों के बारे में, इस बिल के जरिए एक नैरेटिव को फैलाया जा रहा है सरकार द्वारा कि देखिए मुसलमानों ने कितनी लाखों करोड़ों के एकड़ में जमीन हथिया ली है, हर जमीन पर मुसलमान कब्जा कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये वक्फ लैंड है। इस तरीके का नैरेटिव जो सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है, इससे अब आपको क्या लगता है कि अगर ये बिल पारित होता है, अब जब कब पारित होगा ये तो पता नहीं, अभी तो जेपीसी में चला गया है, हो सकता है कि इस पर वाइडर कंसल्टेशन हो, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डर इस बिल से क्या है? देखिए, जमीन ट्राइबल्स की, सरकार उस जमीन पे उनके अधिकार मजबूत करने के लिए पैसा एक्ट लाई, लेकिन पैसा एक्ट का ही प्रयोग करके अंबानी, अडानी और जिंदल, यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने ट्राइबल्स की जमीन हथिया ली। ये भी जमीन तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये कोई किसी सरकार ने ग्रांट इन एड थोड़ी दी है, किसी सरकार ने कोई सरकारी जमीन मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ी दी है, ये वो जमीन है ही नहीं। ये जमीन तो वो है कि जैसे कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी पर्सनल कमाई हुई अपनी जमीन वो दान करता है अल्लाह की राह में, दान भी नहीं बल्कि एक तरीके से वक्फ या इंटरेस्ट करता है एक खास मकसद के लिए, उसे वक्फ कहते हैं। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में इस्लामिक जो रिलीजन है, ये उस वहां से ही आया है, इंटरेस्टमेंट का। और ये एक इंटरेस्टमेंट का मैं एग्जांपल आपको दूं, टाटा सन्स एक ट्रस्ट है जिसकी बुनियाद पे टाटा कंपनी की सारी कंपनीज चलती हैं, लेकिन ओनर मेन टाटा ट्रस्ट है। उसी तरीके से वक्फ जो है एक तरीके का ट्रस्ट है जो व्यक्ति बनाता है और ये कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी अब मेरे हाथ से भी चली गई परमानेंटली, तो या तो ये अल्लाह की राह में यानी कि गरीबों के काम आएगी, जो बेवाएं हैं यानी कि विधवाएं हैं, ऑर्फन हैं, यतीम लोग हैं, या गरीबों के काम आएगी, या किसी मस्जिद या मदरसे के रखरखाव में काम आएगी। अब इस पे मेरा भी अधिकार नहीं रहा, तो सरकार की दी हुई जमीन थोड़ी है और कब्जा किसी जमीन पे थोड़ी किया जा रहा है, ये तो अपनी मेहनत की कमाई की जो जमीन है उसको गरीबों में देने का एक तरीका है, और मरने के बाद तक वो चलते रहे उस व्यक्ति के। तो ऐसे लोगों को, ऐसी पायस एक इंस्टीट्यूशन को ये कहना कि लोग जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, किसी भी जमीन को बता देते हैं, ये उसी प्रकार का झूठ है जिस प्रकार से नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि वक्फ बोर्ड के आड़ में इतने सारे लैंड स्कैम हुए हैं, इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ है, और इसमें जगह जगह देश के अलग अलग कोनों में वक्फ बोर्ड में इस तरीके के कंप्लेंट्स आई हैं, जो कंप्लेंट्स संसद तक पहुंची हैं।
तो क्या उनको आप नकार देंगे? और आज सरकार अगर ये कह रही है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे और उसको उसकी जो पावर्स है उसको जब डाइल्यूट करेंगे तभी इस तरीके का भ्रष्टाचार खत्म होगा, सरकार ये कहती है। देखिए, जो कानून आज है, आप बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक भी इंच जगह वक्फ ने या वक्फ बोर्ड ने किसी की हत्याई नहीं है। हाँ, लाखों एकड़ जगह वक्फ की और वक्फ बोर्ड की लोगों ने जरूर हत्याई है। वो लोग सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हत्याई है जबरदस्ती, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने वक्फ की जगह हत्याई है गैर कानूनी तौर पे, और दूसरे लोगों ने भी, लैंड शार्क्स ने भी। और जिसमें सबसे बड़ा हाथ अगर सरकारों के बाद किसी का आता है तो मुस्लिम समाज के ही लैंड शार्क्स और बेईमान लोगों का आता है। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और चेयरमैन रहे हैं उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनें हथियाई गई हैं, वक्फ बोर्ड ने किसी की जमीन हथियाई हो, ऐसा मेरे सामने एक भी केस नहीं आया है आज तक। और मैं इस वक्त के कानून तो फेक नैरेटिव है। अगर आप कह रहे हैं कि वक्फ की एक भी इंच जमीन मुसलमानों ने नहीं हथियाई है या वक्फ बोर्ड के लोगों ने नहीं हथियाई है, तो क्या ये एक फेक नैरेटिव बीजेपी फैला रही है कि देखिए मुसलमानों ने इतनी सारी जमीनें हथिया ली है, हर जमीन को वो वक्फ लैंड बता देते हैं, और उसी के लिए अब डीएम को भी लाके खड़ा कर दिया गया है कि भाई आप डिसाइड करो कि ये वक्फ लैंड है या नॉन वक्फ लैंड है। बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। वैसा ही झूठ है जैसा ना 1 इंच कोई आया ना 1 इंच गया, वैसा झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक भी इंच जगह मैं आपको बता रहा हूं, वक्फ की गई तो लाखों एकड़ जगह है, वक्फ ने किसी की हत्याई है ऐसा एक भी एग्जांपल मेरी नजर से। मैं एक जगह पढ़ रही थी महमूद की, जो वक्फ का जो पूरा लैंड है उसकी टोटल वैल्यू, जितना वक्फ लैंड है उसकी लगभग 1.84 लाख करोड़ की वैल्यू है, और 33 ऐसे 32 वक्फ बोर्ड्स बताए जा रहे हैं पूरे देश में। तो क्या ये जो लैंड की वैल्यू है, क्या इसका लालच हो गया है मोदी सरकार को? उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है और इसीलिए जमीन को देखकर सरकार ने सोचा कि भाई इस तरीके के कानून में संशोधन करो और उसके बाद फिर हम अपना राजनीतिक मतलब साधेंगे। राजनीतिक नहीं, करप्शन का, बेईमानी का, लैंड हड़पने का। और जितना आप अमाउंट बता रहे हो उससे कहीं ज्यादा अमाउंट है, 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा। मच मोर देन 1.84 लाख 9 लाख। ये मैं आज तक इस पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है मैं उसको भी सही नहीं मानता हूँ। और मैंने वक्फ के काम के लिए काफी रिसर्च की है पूरे देश में, और वक्फ का आंदोलन भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने हैदराबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, यूपी से लेकर कश्मीर तक वक्फ बचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एजुटेशन भी लॉन्च किए हैं। तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी ने भी जो 6 लाख एकड़ बताई थी वो कम है। दूसरे सर्वेस जो आ रहे हैं वो 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा बता रहे हैं। असल में जमीन उससे भी बहुत ज्यादा, और उसकी वैल्यू 1.1 लाख करोड़ से बहुत बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा वैल्यू का लैंड है, तो इसका मतलब वक्फ का लैंड कितना परसेंटेज होगा? जितना जमीन का हिस्सा है, पहले तो रेलवे है, डिफेंस है, इसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीन आती है। तो अब वक्फ की जमीन के साथ आखिर सरकार करना क्या चाहती है? एक तो आपने बताया कि ठीक है अपने कॉर्पोरेट भाइयों को दे देगी, वो एक मंशा है। उसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या का एग्जाम्पल है, जहां पर रामदेव और अदानी को जिस तरीके से लैंड दे दिया गया। लेकिन बाकी सरकार की मंशा आपको क्या लगती है इस बिल के पीछे? एक तो ये वजह है, दूसरी वजह बहुत साफ है, जो वो कम्युनल नैरेटिव चलाती है। अभी देखिए, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की रिजर्वेशन जो छीन ली गई। सरकार ने गलत तरीके से बहस करके वो केस जानबूझ के हारा है, ये हमें पता है। तो अब उसका नैरेटिव को पीछे करना है, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। कल भी एक उसके लिए बड़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पे, और 21 तारीख को भारत बंद है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी सब बेईमानियों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार के पास कौन सा तरीका है कि हिंदू मुसलमान झगड़ा कराओ, मुसलमानों को और डिमोनाइज करो। अभी बांग्लादेश का भी जो हो रहा है उसमें सरकार को और कुछ नजर नहीं आया। सरकार को ये नजर नहीं आया कि हमारा कितना बड़ा फेलियर है। हम बिग ब्रदर हैं बांग्लादेश और अपनी आसपास की जितनी कंट्रीज हैं,
वो हमारा टोटल फेलियर है, हमारी नाक के नीचे से ऐसा हो गया हमें पता ही नहीं लगा। उसको छुपाने के लिए क्या नैरेटिव चला रहे हैं कि वहां हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है। भाई फेलियर किसका है? तो ये सारे नैरेटिव, अपनी हर चोरी बेईमानी छुपाने का नैरेटिव जो एक ही सरकार के पास है कि मुसलमानों को का इशू कोई भी आगे कर दो, उनको डिमोनाइज कर दो और उसके बाद अपना जो चोरी डकैती बेईमानी कर रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डाल। तो ये वही है, और इसीलिए ये टाइमिंग भी देखिए उसकी क्या हुई है। आज कई सांसदों ने ये भी कहा कि ये जो बिल आ रहा है इसको इसलिए लाया गया है ताकि जो हरियाणा और महाराष्ट्र का खासकर जो चुनाव है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सके, वहां के वोटर्स को पोलराइज कर सके। क्या ये भी एक मंशा है कि इस वजह से ये बिल मानसून सत्र में लाया गया? बेशक झारखंड का चुनाव आ रहा है, देखिए अभी हरियाणा का चुनाव आ रहा है। हरियाणा में बहुत सारी जमीनें और बहुत प्राइम लोकेशन पे पूरे हरियाणा में, गुड़गांव में, दूसरी बड़े बड़े शहरों में वक्फ की हैं। तो अब उनको उनको एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये बता के कि ये इन्होंने ग्रैब कर रखी है। तो ये सब जो काम करते हैं वो चुनाव के उससे भी और अपने जो बेईमानी छुपाने के लिए भी। झारखंड में ट्राइबल लैंड कितनी जिंदल साहब को और अडानी साहब को और दूसरे जो इनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चोरी करवा दी भारतीय जनता पार्टी ने। अब वहां चुनाव आ रहा है तो अब ट्राइबल्स पूछेंगे हमारी जमीन कहां गई, तो उनको बोलेंगे मुसलमानों ने ले ली वक्त में। ये सब जो गोरख धंधा है, इस सब से जब तक हमारे देश की जनता उभरेगी नहीं, सरकार के पास अपनी सारी बेईमानियां छुपाने का, अपने सारे झूठे चोरियां छुपाने का एक बहुत अच्छा तरीका मुसलमानों को डिमोनाइज करके मिल ही जाता है। अब आपको क्या लग रहा है कि अब जेपीसी में क्योंकि ये पूरा जो बिल है ये चला गया है, आपको वहां से क्या उम्मीद लग रही है? क्या ये ठंडे बस्ते में चला गया, बहुत समय इसमें लगेगा, या कुछ ना कुछ करके सरकार इसको किसी भी तरीके से पारित कराएगी? देखिए अगर सरकार को राजनीतिक लाभ, जैसा मैंने अभी शुरू में भी कहा कि नजर आने के लिए तो जेडीयू ने और टीडीपी ने समर्थन दे दिया, लेकिन दोनों जगह क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत बड़ी संख्या में उनकी वोट बैंक है उनका, या उनको वोट करता है, तो वो अगर इस काम में समर्थन देते हुए नजर आ जाते और एक्चुअली बिल पास हो जाता, तो उन लोगों का प्रत्यक्ष दबाव था कि हम मजबूरी में आपको दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको आगे नहीं बढ़ाना है। मेरे ख्याल से ये इसी वजह से रुका है, वरना सरकार के पास नंबर है और बिल्कुल नंबर है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टीज ओपनली बोल देती तो सरकार गिर जाती, वक्त बिल पे ही गिर जाती सरकार। तो इसीलिए इन्होंने अपनी मजबूरी में इस पे बैकफुट पे गए, लेकिन पूरी तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे ही टीडीपी को तोड़ के, जेडीयू को तोड़ के और दूसरे सांसदों को तोड़ के ये सरकार जो है 40-50 सीटें चुरा लेगी, अपने पास ले आएगी सांसदों की, ये और इस तरह के सारे ट्राइबल्स की लैंड को छीनने के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और दूसरे कमजोर वर्गों की लैंड को छीनने के बहुत सारे ऐसे कानून आने ही वाले हैं। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। महमूद, इसमें एक प्रावधान और भी है, इसमें बोहरा कम्युनिटी को भी एड्रेस किया गया है। बोहराओं का जो वक्फ बोर्ड है वो भी बनाया गया है, शिया बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसी तरह से बोहरास को इन्होंने इस बार किया है। इसके पीछे क्या मंशा है? उन्होंने कहा कि देखिए जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है मुस्लिम्स की, हम उसको केटर कर रहे हैं, उनको भी हम लेकर आ रहे हैं। ये कौन सा दांव खेल रही है सरकार? दांव वही है ना जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, मुस्लिम कम्युनिटी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, और दिखाने के लिए एक अच्छा बहाना भी बताओ जो मतलब जेन्युइन सा लगेगा भी। लेकिन इनकी मंशा किसी को भी मदद करने की नहीं है। बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी में भारत में है, वो ऑलरेडी किसी भी जो, और शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑलरेडी होते हैं। किसी भी वक्फ बोर्ड में अगर शिया कम्युनिटी के जो वक्फ हैं उसकी जो इनकम है वो 15% से ज्यादा होती है तो वहां अलग वक्फ बोर्ड होता ही है। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड अलग है, बिहार में शिया वक्फ बोर्ड अलग है, तो अलग अलग राज्यों में शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। जो बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं वो मेन जो वक्फ बोर्ड्स हैं उसमें आते हैं। शिया बोहरा कम्युनिटी के लोग भी वन सेक्ट ऑफ शिया कम्युनिटी है, तो वो शिया वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी आते हैं। लेकिन सरकार का काम किसी को कुछ देना नहीं है ना, आपस में लड़वाना है, ये मकसद है सिर्फ। नहीं,
लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार, अगर इस समय आप जो कह रहे हैं कि सरकार की असली मंशा मुसलमानों को लड़ाने की है, लेकिन जो बताने के लिए है वो तो ये है कि देखिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम मुसलमानों को और प्रोग्रेसिव बनाएंगे, हम मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, ये सरकार बता रही है। लेकिन पीछे अब ये इस चीज को कैसे समझेगा, और क्या मुस्लिम कम्युनिटी, और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से भी कई लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, मुख्तार अब्बास नकवी ने, अब वो तो खैर बीजेपी लीडर है, लेकिन कई मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसको सपोर्ट किया है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दलाल तो हर जगह होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बेईमान, चोर और मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं है? बहुत हैं। तो वो तो जाएंगे ही वहां ना। बोलते हैं ना वो, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जितने बेईमान, चोर, लुफंगे, लुच्चे हैं वो जाएंगे ना अपने 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 जैसे लोगों के पास। बिल्कुल, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन कोई भी एक प्रावधान, मुझे ये सारे ईमानदार या शरीफ या लुच्चे लफंगे जो भी हैं, एक प्रावधान ये बता दें कि जिससे वक्फ का कुछ फायदा हो। जो लोग अजमेर शरीफ दरगाह के भी हैं, जिनको सरकार एक तरीके से हायर करके या वो अपना जमीर बेच के आते भी हैं, वो मुझे प्रावधान पे बात हो ना, ये बातें करने से कोई लाभ नहीं है। एक प्रावधान इससे ये बता दें जिससे कोई मजबूती वक्फ को बचाने के लिए आएगी। वो लोग तो खुद जिन मस्जिदों में बैठे हैं वो मस्जिदें छिन जाएंगी। एक है यहाँ दिल्ली में भी है, जो कस्तूरबा गांधी के गोल चौराहे पे बैठे हैं, वो अपने आप को कौन सा इंटरनेशनल इमाम बताते हैं। वो खुद वक्फ की मस्जिद में बैठे हैं। अगर वो वक्फ छिन जाएगा तो, और वो 123 प्रॉपर्टीज में भी आता है जिसको सरकार जो है कब्जा करना चाहती है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो उनकी तो खुद जमीन क्या, उनके घर, और वो तो रहते भी वही हैं बेशर्मी के साथ, मस्जिद के अंदर ही रहते हैं। तो अब जब उन्हीं के जगह चली जाएगी तो वो इस लालच में, और मोहन भागवत जी गए थे इसी मस्जिद में, आपको बताऊंगा, इलियासी साहब हैं वो अपने आप को ऑल इंडिया इमाम संगठन, जो उन्होंने पता नहीं कहां से बनाया है, मुझे पता नहीं है, और वो बहुत ही नजदीक है इजरायली एम्बेसी के भी, मतलब वो एक जायनिस्ट कम्युनिटी के बहुत क्लोज व्यक्ति हैं। अब उस ऐसे ऐसे व्यक्ति ढूंढ के लाते हैं मोदी जी हमारे, और आरएसएस के जो हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जो इंदिरा, ये क्या नाम है इनका, इंद्रेश साहब, तो ये जो लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, ये ऐसे ही लाते हैं ना जो अपना जमीर बिल्कुल हथेली पे नहीं, उससे भी कहीं रख के चलते हो कि कौन खरीदेगा, इस प्रकार के लोगों को लाते हैं। तो लेकिन इनके पास लॉजिक कुछ नहीं है। आप इनको बुलाइए, डिबेट करते हैं, इनसे पूछो पहले तुम्हें पढ़ना आता है कि क्या प्रावधान है। जो आज के वक्फ एक्ट का प्रावधान है, जो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, उनको आज के वक्फ एक्ट की बातें समझ में आती है? लिखा क्या है उसमें जो वो ये बताएंगे कि सरकार इसका अच्छा या बुरा कर रही है? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, उनको समझ ही नहीं है किसी चीज की, जो ये बता रहे हैं कि फायदे की बात है। तो नुकसान बताएं, पहले वाले में क्या नुकसान था, तो फायदा बताएंगे, या इसमें क्या फायदा होने जा रहा है वो बताएं। अगर कोई नॉन मुस्लिम को रखा जाता है, मुझे तिरुपति बालाजी में रखवाएंगे? नहीं, लेकिन सरकार ये भी कह रही है ना, सरकार, मैं देखिए, मुझे तो संस्कृत का बैकग्राउंड है मेरा, मैं 10th तक संस्कृत में, मैं बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। मुझे तिरुपति बालाजी में रखवाएंगे पुजारी? मैं तैयार हूँ वकालत छोड़ के, मैं पुजारी बन जाऊंगा, बताइए। आप पुजारी बनने के लिए तैयार है महमूद? इसको हेडलाइन, तिरुपति बालाजी में आप पुजारी बनने के लिए तैयार है? तिरुपति बालाजी का ही, या जो उड़ीसा में है मंदिर बनाएंगे, जगन्नाथपुरी का? हंसी आई ना, हंसी आई ना आपको? ये ऐसी ही बात है बस। नहीं, लेकिन सरकार ये कहती है, अब जैसे सरकार ये बता रही है कि देखिए हम जो मुस्लिम विमेन है, हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान समुदाय की जो महिलाएं हैं उन पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी की सरकार बहुत कृपा कर रही है उन महिलाओं को वक्फ बोर्ड में बैठाकर। ये एहसास जताया जा रहा है सरकार की तरफ से। मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण मिनिमम 2 तो होना ही होना है किसी भी वक्फ बोर्ड में। ये तो आरक्षण पहले ही सेक्शन 14 में है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना, ये जो दलाल टाइप लोग हैं या समझदार टाइप लोग हैं, जो भी जिसको अच्छा लगे वो शब्द ले ले, हमसे ज्यादा जो समझ रखते हैं इन बारे में, वो सेक्शन 14 का प्रोविजन पढ़ ले। 2 मुस्लिम महिलाएं तो होनी ही होनी है वक्फ बोर्ड में, हर वक्फ बोर्ड में होनी है, मैंडेटरी है, वो जरूरी है। उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 2 तो होनी है। पुरुषों के बारे में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि 2 पुरुष भी होने हैं।
लेकिन ये जो 100% महिलाएं भी वक्फ बोर्ड की किसी की मेंबर हो सकती हैं, 100%। नहीं, लेकिन पुरुष भी अब जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं अगर वो इंक्लूड किए जाएंगे वक्फ बोर्ड में तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और क्या मुसलमान जो मेंबर्स होंगे उनको इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा? चलिए, मुझे पुजारी मत बनाइए आप। तिरुपति बालाजी के ट्रस्टीज में रखवा देंगे आप मुझे? एक एक मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर को आप तिरुपति बालाजी और हेडलाइन बना दूं आज कि नहीं, आप तिरुपति में बता दीजिए मुझे, ये तो पुजारी बनने के लिए तैयार है प्राचा। बिल्कुल। लेकिन तिरुपति बालाजी का या जगन्नाथ मंदिर, मतलब ये उतनी बड़ी अजीब सी बात है जितना ये कहा जाए कि एक वक्फ बोर्ड में, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मैं ट्रस्टी बनने को तैयार हूँ, आप एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते मोदी सरकार को? सुन लीजिए मेरी बात, एक सजेशन दे रही हूँ, आप चिट्ठी लिख डालिए मोदी सरकार को कि भाई अगर आप चाहें तो अगर आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरी जरूरत है। आप ये लिखिए उनको कि मैं तिरुपति और जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट में दोनों जगह का बनने को तैयार हूं मैं। और मैं हाँ, सबसे ईमानदारी से मैं तो ईमानदार माना जाता हूँ ना, और सबसे ईमानदारी से काम करूंगा, ये भी बता रहा हूँ। और बताइए, मेरे ऊपर तो सरकार कोई आज तक आक्षेप भी नहीं लगा पाई ना बेईमानी का, तो मुझसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलेगा मोदी जी को? और मैं वहां पे इतनी सी भी बेईमानी नहीं होने दूंगा दोनों ट्रस्ट में। मुझे तो हमारे यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं ना, क्योंकि यहाँ भी सुपर करप्शन है, तो मैं फ्री में यहाँ की वकालत करता था दिल्ली वक्फ बोर्ड की, मुझे निकाल दिया कि आप जैसा आदमी नहीं चाहिए हमें, आप तो हमें चोरी करने नहीं दोगे। ये है, तो हमारे जैसे लोगों की तो ना मुसलमान पसंद करेंगे बेईमान, ना दूसरी जगह के बेईमान पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब देखना होगा, ये बिल तो जेबीसी में चला गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, अब क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी तो बिल ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन आज की जो बड़ी हेडलाइन है वो यही है कि टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया था ऑन द फ्लोर, लेकिन ऐसा क्या हुआ पीठ के पीछे कि ये पूरी बिल ठंडे बस्ते में चली गई? ये भी एक बहुत सोचने की बात है, और इसको लोग विपक्ष की एक बड़ी जीत बता रहे हैं और सरकार की बड़ी हार। लेकिन इसके बावजूद अगर बिल में संशोधन किसी भी तरीके से, इसमें वाइडर कंसल्टेशंस होते हैं और वापस ये आता है, तो क्या ये तलवार मुसलमानों के ऊपर लटकी रहेगी कि जो उनकी स्वायत्तता थी वक्फ बोर्ड की वो उनसे छीन ली जाएगी? इस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।